नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। जो माइंड मैप की सीरीज हमारी चल रही है, माइंड मैप्स के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। हर रोज मैं आपके साथ में मिलता हूं एक नए माइंड मैप के साथ में, एक नए माइंड मैप को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये माइंड मैप सारे हमारी वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ओजांग IAS अकेडमी की वेबसाइट ojang.com और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको रोज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहे हैं। तो आप वहां पर जाकर के इन माइंड मैप्स को एक्सेस कर सकते हैं। हर रोज हिंदी और इंग्लिश के माइंड मैप्स आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। आज का जो हमारा माइंड मैप है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। लद्दाख में 5 नए जिले, अगर आप पहले मैप को देखेंगे, मैप में ये पूरा कंप्लीट मैप जो है वो लद्दाख का है। और इसमें अगर आप देखेंगे, लद्दाख की कैपिटल लेह आपको इस जगह पर देखने को मिलेगी। और ये पूरा पूरा डार्क ब्लू कलर में जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये लेह डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। इसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर है, दैट इज कारगिल। ये कारगिल शहर आपको यहाँ दिखाई देगा, और ये जो लाइट ब्लू कलर में पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कारगिल के नाम से पूरा डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलता है। शहर यहाँ है, लेकिन ये पूरा जिला डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए, प्रशासन को और बेहतर करने के लिए, नए जिलों की फॉर्मेशन, नए जिलों का निर्माण हमें यहाँ देखने को मिलता है। वो नए जिले कौन कौन से हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक नया जिला बना है द्रास, जो भारत का सबसे ठंडा हैबिटेबल प्लेस है, रहने योग्य स्थान है जहां लोग रहते हैं, और सबसे ठंडा क्षेत्र है भारत का। वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड कोल्डेस्ट हैबिटेबल प्लेस, दूसरा सबसे ठंडा निवास योग्य स्थान हमें देखने को मिलता है वर्खोयांस के बाद। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे जांस्कर। ये 3 नए जिले अब बन गए हैं, पहले ये पूरा एक ही जिला था कारगिल, अब ये इसमें 2 और जिले बन जाएंगे, द्रास और जांस्कर। लेह वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो लेह में एक नया जिला जो अब बनने जा रहा है वो नुब्रा। ये सारे जिले 2028 तक बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। 2028 तक हमें ये पूरी तरीके से बनते हुए, लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। लेह ऑलरेडी है ही। इसके अलावा शाम इस जगह पर आपको मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको चांगथांग नया डिस्ट्रिक्ट, नया जिला देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ नए जिले, नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डेवलप होने वाले हैं। पहले 2 ही थे, एक लेह, एक कारगिल। अब उनकी जगह कुछ और नए जिले जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के बारे में चर्चा आज हम करने वाले हैं। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले अनाउंसमेंट बाय द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ने क्या अनाउंसमेंट किया है, क्या घोषणा करी है, उसके बारे में बात करते हैं। डिटेल्स ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट, जो नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं उनकी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग लोकेशंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये सारे के सारे नए जिले डिक्लेयर किए गए हैं, अभी घोषित हुए हैं, धीरे धीरे बनेंगे। 2028 तक, 2028 तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल होंगे। पहले सिर्फ लद्दाख के अंदर 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, एक लेह और एक कारगिल, वो मैं आपको मैप पे दिखा चुका हूँ कंप्लीट पार्ट। लद्दाख के 6 सब डिवीजन हुए हैं, जबकि कारगिल के 4 डिवीजन जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें इंप्रूव्ड गवर्नमेंट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, यहां पर प्रशासन में क्या सुधार हुआ है, गवर्नेंस में क्या सुधार हुआ है, और एक्सेसिबिलिटी, पहुंच जो है वो कितनी बेहतर हुई है, उसके बारे में बात करें तो ये जो पूरा काम किया जा रहा है वो इसी के लिए किया जा रहा है कि यहाँ की गवर्नेंस सुधरे, यहाँ का प्रशासन जो है वो सुधरे और बेहतर हो, सुशासन की व्यवस्था यहाँ पर आ सके। और एक्सेसिबिलिटी, लद्दाख आप जानते हैं एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है। हिमालय की सारी पहाड़ियों को, सारे पहाड़ों को, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऐसा पर्वत, खास तौर से अगर हम ग्रेट हिमालय को देखें, महान हिमालय को देखें, तो ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट इतनी ज़्यादा है जितनी बाकी के माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक नहीं होती, सर्वोच्च चोटी नहीं होती, जितनी ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर की हमें देखने को मिलती है। तो वैसे ग्रेट हिमालय को पार करके ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में जाना और वहाँ पर उस जगह को पहुँच अच्छे से, वहाँ की एक्सेसिबिलिटी, पहुँच जो है वो स्थापित करना, ये और बेहतर करना चाहते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं और इसको बेहतर बनाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसी के लिए ये सारा काम जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों को और बेहतर पास में आना, लोग जो बिखरे बिखरे जो शहर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जनसंख्या भी लद्दाख की बहुत कम है, तो वो उनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी, जुड़ाव जो है वो बेहतर हो सके, तो उसके लिए काम किया जाएगा। एनहेंस्ड गवर्नेंस इन रिमोट एरियाज ऑफ लद्दाख, लद्दाख के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज है, सुदूर क्षेत्र हैं, वहाँ पर और बेहतर एक्सेस हो पाएगी, वहाँ तक पहुँच ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, क्योंकि लद्दाख हमारा एक बॉर्डर एरिया भी है। पीओके भी इसके साथ में लगता है और चाइना भी इसके साथ में लगता है, अक्साई चीन वाला पार्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो
LAC भी देखने को मिलती है और LOC भी देखने को मिलती है। तो वहां पर हमारी पहुंच का बेहतर होना हर प्रकार से बेहतर होगा। इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छा होगा ही, साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए भी ये बेहतर हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अलाइनमेंट विद गवर्नमेंट विजन, जो सरकार का विजन है, जो दृष्टिकोण है, उसके साथ में लद्दाख का डेवलपमेंट, जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का एक विशेष उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ये प्रयास, नए जिलों का निर्माण यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो लद्दाख में बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर अवसर क्रिएट हो सके, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बात करें इसका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की, राजनीतिक स्थितियां इसकी क्या रही है उसके बारे में। तो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस कब मिला था इसको, लद्दाख को? हम देखें तो जो जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 था, लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था। आर्टिकल 370 को हटाया गया सन 2019 के अंदर। तो सन 2019 से ही लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर से इसको अलग किया गया था। गवर्नमेंट का फोकस इस रीजन पर विशेष है, क्योंकि ये क्षेत्र की हमेशा मांग रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो नियम लाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 के तहत और जो प्रशासन चलता है, वहाँ की जो स्थानीय सरकार चलती है, उस स्थानीय सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं वो पहले लद्दाख पर भी लागू हो जाते थे। जब से हमने आर्टिकल 370 को हटाया है, अब जम्मू एंड कश्मीर एक अलग पार्ट बन चुका है, लद्दाख एक अलग पार्ट बन चुका है। दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही क्षेत्रों में सरकार जो है वो अभी कुछ ना कुछ विशेष करती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो है पहले चुनाव करवाए जा रहे हैं, वहीं लद्दाख वाले क्षेत्र में कुछ नए जिले, क्योंकि वो कंप्लीटली यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर कुछ नए जिले यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ विशेष इन दोनों ही जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वो पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, अल्प विकसित क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर वहाँ का अच्छा नहीं है, ड्रेनेज वहाँ का प्रॉपर नहीं है, समस्याएं अपनी कुछ वहाँ की विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है। कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल के रूप में हम इस क्षेत्र को देखते हैं। तो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा आर्थिक अवसर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ें वहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो उन सब चीज़ों को बेहतर करना सरकार का यहाँ पर उद्देश्य है, और सरकार इनको बेहतर करने के लिए काम यहाँ पर कर रही है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। जो अभी ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, नए जिले बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उससे प्रशासन में क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस, यहाँ की जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नेंस है, उसकी स्ट्रक्चरिंग, उसका फिर से पुनर्संरचना हमें देखने को मिलेगी। रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। पोटेंशियल चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, जो प्रशासनिक पदानुक्रम चला आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की जो चल रही है, उसके अंदर डेफिनेटली कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, जिससे कि बेहतर प्रशासन, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को मिल सके। साथ ही साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड पर्सनल अक्रॉस न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो भी बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, बेहतर तरीके से वितरित हो पाएंगे। और जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, कार्मिक लोग जो हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, वो भी बेहतर तरीके से, आप जानते हैं, आप अपने आसपास भी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, जिले को देखेंगे, तो जिले का एक हेडक्वार्टर होता है, वहीं से उस जिले की सारी गतिविधियां संभाली जाती हैं। अब लद्दाख वाला जो पूरा क्षेत्र है, उसमें सिर्फ 2 ही जिले थे, तो उस पूरे क्षेत्र का प्रशासन संभालना इतना आसान हो नहीं रहा था। अब क्योंकि 6 और नए जिले बना दिए गए हैं, 6 और नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं, तो इससे वहां का प्रशासन और बेहतर होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन सर्विस डिलीवरी, जो सेवाएं वहां पर लोगों को मिल रही है, उसमें किस प्रकार के इम्पैक्ट या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो जो पब्लिक सर्विसेज हैं, लोक सेवाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, वो और बेहतर मिलने लगेंगी। जनता जो है, अब जनता को 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जाना पड़ेगा, उनके पास में ही 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, तो वहां पर वो जाकर के अपना काम ज्यादा बेहतर तरीके से करवा पाएंगे। एंड नए गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है वो बनाए जाएंगे, तो नई सुविधाएं, नए ऑफिस, ये सब चीजें नए यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चैलेंजेस क्या होंगे, चुनौतियां क्या होंगी, चुनौतियां क्या होंगी, उनके बारे में अगर हम बात करें, तो पहली चुनौती है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक।
लद्दाख जो है वो एक बहुत लंबा चौड़ा टेरेन है और बहुत चैलेंजिंग टेरेन है। जैसा मैंने आपके साथ में बात करी, वो ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है, वहां तक पहुंच इतनी आसान है नहीं। साथ ही साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बड़ी जबरदस्त बनी रहती है। बहुत जबरदस्त ऊंचा प्लेटू है लद्दाख, अपने आप में एक पठार प्लेटू के रूप में देखने को मिलता है, जहां की एवरेज हाइट 3 से 4 हजार मीटर की हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हिमालय के बियॉन्ड क्लाइमेट बहुत डिफरेंट टाइप का है, डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट जो हमें देखने को मिलता है, कोल्ड डेजर्ट टाइप का, शीत मरुस्थल प्रकार का, उस प्रकार का क्लाइमेट है, उस प्रकार की जलवायु है। स्पेशली विंटर्स, शीत ऋतु जो है वो बड़ी भयंकर वहां देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्लाइमेट अपने आप में एक चैलेंज बना ही रहेगा, जलवायु जो है वो अपने आप में यहाँ एक चुनौती विशेष रूप से बनी रहेगी। एंड नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हमें डेवलप करना पड़ेगा, जो उस ज्योग्राफिकल कंडीशन में बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी। हम जानते हैं कि भारत में ऐसे जो टफ टेरेन है उनके लिए स्पेशली बीआरओ काम करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, क्योंकि हमारे जो सामान्य सड़क बनाने की जो प्रणालियां हैं, तरीके हैं, जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो उन क्षेत्रों में जनरली लागू नहीं हो पाती, सामान्यतः लागू नहीं हो पाती, वहां कुछ विशेष करना पड़ता है। तो उसी जगह पर हम ये भी बात कर रहे हैं, जो लद्दाख की बात हो रही है वो वैसा ही टफ टेरेन है, एकदम जबरदस्त क्षेत्र है। तो वहां पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंज, चुनौतियां रहेंगे। इसके अलावा दूसरा जो चैलेंज होगा दैट इज द रिसोर्स एलोकेशन, जो संसाधन है उनका वितरण और बेहतर हो सके, ये भी अपने आप में एक चुनौती, चैलेंज यहां पर हमें देखने को मिलेगा। रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल फंडिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, डेफिनेटली इतने बड़े क्षेत्र में और नए जिले बन रहे हैं तो एडिशनल फंडिंग की जरूरत रहेगी। यूनियन टेरिटरी आप जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको पूरी तरीके से फंडिंग केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, यानी भारत की जो भारत सरकार होती है उसकी तरफ से यहाँ पर मिलती है। तो और ज्यादा फंड जो है यहाँ पर अलोकेट करने पड़ेंगे, और ज्यादा फंड यहाँ पर सरकार को खर्च करने पड़ेंगे, केंद्र सरकार को। और साथ ही साथ नए पर्सन्स भी हायर करने पड़ेंगे, मानव संसाधन भी हायर करना पड़ेगा, और नई जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली ये वहाँ के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक अवसर भी है कि लोगों को और ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स देखने को मिलेंगी। एंड नए डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़िया से प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। जो पुराने डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी थे, कारगिल और लेह, वो पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए जाने वाले क्षेत्र हैं, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। लेकिन अब जो नए जिले बन रहे हैं, द्रास हो गया या जितने भी और नए जिलों की हमने बात करी है, उन सब जगहों पर और ज़्यादा टूरिज्म आए, और ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आर्थिक अवसर वहाँ पर हो, ताकि उनका भी प्रॉपर विकास हो, सही विकास हो। ये अपने आप में एक चैलेंज, चुनौती हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो कदम उठाया गया है इसका पब्लिक रिएक्शन क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है, लोगों का रिएक्शन क्या आया है और लोगों को क्या इससे उम्मीदें हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें। लोकल कम्युनिटी का रिस्पांस क्या है उसकी अगर हम बात करें, तो एंटिसिपेशन ऑफ बेटर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, लोगों को उम्मीद है कि वो एक बेहतर गवर्नमेंट, बेहतर सरकार उनको यहाँ पर मिलेगी और बेहतर प्रशासन उनको यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा, लोगों की ये उम्मीदें हैं। दूसरा जो उम्मीद है, पोटेंशियल कंसर्न्स अबाउट इक्विटेबल ग्रोथ अक्रॉस न्यू डिस्ट्रिक्ट, नए जो जिले बन रहे हैं उनमें भी बढ़िया ग्रोथ, बढ़िया विकास, बढ़िया डेवलपमेंट देखने को मिले। ऐसा ना हो कि जो पुराने जिले हैं वो तो और ज्यादा विकसित होते चले जाएं, नए जिले सिर्फ नाम मात्र के जिले रह जाएं और उनमें प्रॉपर सही विकास देखने को ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी लोगों की उम्मीदें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, राजनीतिक रूप से इसका क्या निहितार्थ हमें देखने को मिलेंगे। पॉसिबल इंपैक्ट ऑन लोकल पॉलिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन, वहां की जो पॉलिटिक्स है, लोकल लेवल भी, स्थानीय स्तर की जो राजनीति है उस पर हमें कुछ ना कुछ प्रभाव मिलेगा। और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है संसद में, अगर हम देखें लद्दाख का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, उसमें भी परिवर्तन, चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। आर्थिक अवसर अगर बढ़ेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग लद्दाख की जो सीट्स हैं उनमें भी चेंजेस हमें देखने को भविष्य में मिल सकते हैं। रिएक्शंस फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक जो दल हैं उनका और वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कुछ के पॉजिटिव रिएक्शंस हैं तो कुछ के नेगेटिव रिएक्शंस भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है लद्दाख में जो 5 नए जिले बनाए गए हैं उसके बारे में। यहाँ से सीधा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपके सामने हो सकता है। कौन कौन से 5 जिले बनाए गए हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, उनके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में क्या है। आप अगर प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो लद्दाख से एक सीधा सीधा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, और उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, नुब्रा वैली के नॉर्थ में या अक्साई चीन के ईस्ट में, ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस जो है उसके दिए गए थे।
तो ऐसे डेफिनेटली क्वेश्चंस हमारे सामने फिर से प्रकट होते हुए मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं हम अनाउंसमेंट की, तो जिले में आपको ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूं। ये इस तरफ जो पार्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर है, इस तरफ जो पार्ट है वो चाइना है, और ये वाला पार्ट जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर हमें देखने को मिलता है। बात करें हम अनाउंसमेंट्स की, तो वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर साहब की जो पुस्तक है, किताब है, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल, बहुत जबरदस्त क्षमता वाली किताब, और खास तौर से इसका पोटेंशियल, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल प्रीलिम्स के पेपर में अगर आप देखेंगे, सीधा क्वेश्चन था ये किताब किसने लिखी है, सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स, ये दोनों किताबें किसने लिखी है, सीधा क्वेश्चन इस साल के प्रीलिम्स में आपके सामने था। तो डेफिनेटली किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस किताब का जो पूरा सार है, इसके अंदर जो जो काम की बातें आपके लिए यूपीएससी एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए जो जो काम की चीजें हैं, वो सब की सब यहाँ पर आपके लिए लाई जा रही है ओजांग सर के द्वारा। ये कंप्लीट एक बैच जो है वो आपके लिए आने वाला है, कमिंग सून है, बहुत जल्दी आने वाला है, मात्र 699 रुपीज में। जो स्टार्टिंग में बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये प्राइसेस रहेंगी, ये फीस रहेगी, बाद में ये फीस जो है वो बढ़ जाने वाली है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इस बैच के साथ में जुड़े, बाद में प्राइसेस भी बढ़ने वाली है। किताब आप जानते हैं बहुत महत्व रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, खास तौर से भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने आप में ये बनता है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, बाइलिंगुअल बैच होगा हमारा, ऑनलाइन बैच होगी, ये सारी क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी। जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 8750711100 या 8750711122, इन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो हर महीने हमारे 20 सेशन जो है यहाँ पर होते हैं, हर महीने ये चल रहा है। बहुत सारे बच्चे आप में से जुड़े हुए हैं, और भी जो बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। 2 सितंबर से सितंबर वाला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। पर मंथ ये बैच चलता रहता है। पर मंथ 299 रुपीज की फीस जो है वो यहाँ पर आपकी है। अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, 499 रुपीज इसकी फीस है, बट 299 रुपीज में आपको ये अवेलेबल है। 20 सेशंस पर मंथ, एक महीने में 20 सेशन यहाँ पर हमारे होते हैं, जिसमें हर सप्ताह एक सेशन मेरा भी आपके साथ में होता है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ओजांग सर के भी सेशन होते हैं, बाकी फैकल्टीज के भी सेशन यहाँ पर आपको मिलते हैं। और जो बच्चे सी सेट से डरते हैं, मैथ्स का एक मास्टरी कोर्स जो है 7 डेज के अंदर, वो आपके लिए यहाँ पर लाया गया है मात्र 99 रुपये, 99 रुपीज में। जिस प्रकार से 99 रुपीज में आपके लिए आंसर राइटिंग बैच लाया गया था, जिसका बहुत सराहना बच्चों की तरफ से हमें मिली, बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव फीडबैक बच्चों की तरफ से मिला है, वैसे ही कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके लिए यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जिसमें कि ये भी है, उसी कड़ी में ये प्रोग्राम भी आपके लिए है। मात्र 99 रुपये में सी सेट मैथ्स वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा, और ये मात्र 99 रुपये में सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। उसके बाद में इसकी प्राइसेस बढ़ जाने वाली है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो इसके साथ में जुड़ सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। इसी 99 रुपीज के प्रोग्राम में 7 डेज का न्यूज़पेपर एनालिसिस का भी प्रोग्राम ओजांग सर के द्वारा आपके लिए लाया गया है। जो बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाह रहे हैं, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, न्यूज़पेपर किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, जो इंटरव्यूज हैं उनके लिए, उनमें हमारे लिए न्यूज़पेपर्स किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, स्पेशली ऑप्शंस में भी, कुछ ऑप्शंस में न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उन सब जगहों पर न्यूज़पेपर किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, कैसे हम उसमें से काम की न्यूज़ निकालें, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए, और किस प्रकार से ये सारा प्रोसेस किया जाए ताकि हमारा समय भी बचे, न्यूज़पेपर को एनालिसिस भी हम कर पाएं, और साथ ही साथ उसके प्रॉपर नोट्स बना पाएं, प्रॉपर रिवीजन कर पाएं। इन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड सेशंस जो हैं वो सर की तरफ से, ओजांग सर की तरफ से आपके साथ में होने वाले हैं। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो इस बैच के साथ में भी जुड़ सकते हैं। मात्र 99 रुपये में ये बैचेस जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन गुरुकुल बैच के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, ऑफलाइन गुरुकुल बैच पर अभी 50% का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। चाहे आप 2 साल के कोर्स से जुड़े, 2 ईयर का जो कोर्स है, 3 लाख रुपीज इसकी फीस है, लेकिन फिलहाल आपको ये 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए में अवेलेबल हो रहा है।
और जो 1 ईयर का कोर्स है, 1 साल का जो बैच है, उसमें भी उसकी फीस 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपए, लेकिन उस पर भी 50% ऑफ आधी फीस में आपको अवेलेबल हो रहे हैं। 1 लाख रुपए में 1 साल का बैच और 1.5 लाख रुपए में 2 साल का बैच जो है वो आपको यहाँ पर फिलहाल अवेलेबल है, आधी फीस में 50% ऑफ पर ये अवेलेबल है। बाद में वापस ये डिस्काउंट्स जो है वो हट जाएंगे। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन बैच के साथ में, गुरुकुल बैच हमारा किस प्रकार से चलता है, आपने हमारे कई सारे सेशंस जो हैं, वीडियोस जो हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने डेफिनेटली देखे होंगे, किस प्रकार से बच्चे एक अनुशासित तरीके से अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी यहाँ पर करते हैं। पूरा शेड्यूल जो है वो हमारी तरफ से डिसाइडेड होता है, हमारी तरफ से आपको दिया जाता है, उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना होता है। सारी तैयारी हमने कर रखी है, आपको बस आकर के यहाँ पर मेहनत करनी है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं इस बैच के साथ में, गुरुकुल बैच ऑफलाइन बैच है हमारा, नोएडा कैंपस जो हमारा गुरुकुल कैंपस, वहां पर ये चलता है। 1 ईयर 2 ईयर सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल है और उन सब पर अभी फिलहाल 50% ऑफ, 50% का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन एनसीईआरटी बैच के साथ में हमारे जुड़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन एनसीईआरटी का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, बैच 3 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इकोनॉमी से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, पूनम मैम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इस पर भी अगर आप देखेंगे तो अभी जबरदस्त डिस्काउंट है, 12,000 12,000 रुपीज का बैच है, बट फिलहाल ये 2,999 रुपए में आपको अवेलेबल हो रहा है। जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी देखिए, हर वो बच्चा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आना चाहता है उसके लिए एनसीईआरटी कंपलसरी है। बिना एनसीईआरटी को पार किए ना तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे, ना ही मेंस क्लियर कर पाएंगे, ना ही ऑप्शनल आपका तैयार हो पाएगा और ना ही इंटरव्यू आपका निकल पाएगा। हर चीज यहाँ पर जो है वो टिकी हुई है। इस उन सब चीज़ों का बेस जो है, आधार जो है वो हमारी एनसीईआरटीज है। तो एनसीईआरटी आप चाहे किसी छोटी क्लास में भी हो, आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th कहीं पर भी हो, या ग्रेजुएशन में हो, या अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, सभी के लिए ये बैच जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। सभी के लिए ये बैच काफ़ी महत्वपूर्ण बैच हमें देखने को मिलता है। एनसीईआरटी अगर आपकी स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आप काफ़ी हद तक यूपीएससी की तैयारी के अंदर सही तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। सही तरीका जो है वो यहाँ पर आपको पता चल जाता है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, एक एक कंसेप्ट को कैसे ध्यान से पढ़ा जाता है। चैप्टर बाय चैप्टर बैच आपके लिए अवेलेबल है। एक चैप्टर जो एनसीईआरटीज में दिया है, जैसे इकोनॉमी अगर आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमी की एनसीईआरटीज में जो जो काम के चैप्टर हैं वो सब आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। यूपीएससी के लिए जो काम के हैं वो सारे चैप्टर्स, एक एक चैप्टर यहाँ पर आपका कवर करवाया जाएगा। तो जो बच्चे इस बैच के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, डिस्काउंट भी अभी ज़बरदस्त आपको मिल रहा है, तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स आपके लिए थे जिनके साथ में आप जुड़ करके अपनी तैयारी को और आगे लेकर के जा सकते हैं। हम माइंड मैप के ऐसे ही सेशंस के अंदर मिलते रहेंगे, माइंड मैप्स के बारे में बात करते रहेंगे, हर रोज नए टॉपिक के साथ में हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।